हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लेने जा रहे हैं हमारे उड़ान बैच की बायोलॉजी स्पेशल की क्लास, जिसमें हम पढ़ रहे हैं मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस। उसमें हमारा जो टॉपिक शुरू हुआ था वो था सर्च फॉर जेनेटिक मटेरियल, जिनमें हमारे पास ये सर्च फॉर जेनेटिक मटेरियल जो शुरू हुई थी 1926 के अंदर, जिसके अंदर सबसे पहले हमारे पास आए थे ग्रिफिथ। ग्रिफिथ ने हमारे पास एक्सपेरिमेंट किया था, ग्रिफिथ ट्रांसफॉर्मिंग एक्सपेरिमेंट 1928 के अंदर। ग्रिफिथ अपने एक्सपेरिमेंट के दौरान ये नहीं बता पाए थे कि यह जेनेटिक मटेरियल जो ट्रांसफॉर्मिंग सब्सटेंस है, इसका नेचर क्या है, डीएनए है, आरएनए है कि प्रोटीन है। तो इसको प्रूव करने के लिए तीन फीमेल्स थी, एवरी, मैकलियोड एंड मैककार्टी, जिन्होंने 1933 से 1944 के टाइम पीरियड के बीच में इस जेनेटिक मटेरियल के नेचर को प्रूव किया था। तो नेक्स्ट टॉपिक आता है हमारे पास बायोकेमिकल नेचर ऑफ जेनेटिक मटेरियल। बायोकेमिकल नेचर ऑफ जेनेटिक मटेरियल। बायोकेमिकल नेचर ऑफ जेनेटिक मटेरियल। बायोकेमिकल नेचर ऑफ जेनेटिक मटेरियल, इसको प्रूव करने के लिए सबसे पहले हमारे पास कौन आई थी? एवेरी, मैकलियोड एंड मैककार्टी। एवरी, मैकलियोड एंड मैककार्टी कब आई थी? 1933 से 44 के दौरान इन्होंने क्या प्रूव किया कि डीएनए ही बायोकेमिकल नेचर जो है जेनेटिक मटेरियल का वो क्या है। तो एवरी, मैकलियोड एंड मैककार्टी कॉन्फर्म द बायोकेमिकल नेचर ऑफ जेनेटिक मटेरियल। एवरी, मैकलियोड एंड मैककार्टी confirmed the biochemical nature of genetic material। जेनेटिक मटेरियल के बायोकेमिकल नेचर को प्रूव करने के लिए एवरी, मैकलियोड और मैककार्टी जो है, इन्होंने किसका यूज किया? डाइजेस्टिव एंजाइम्स का। यूज ऑफ डाइजेस्टिव एंजाइम्स। कौन कौन से डाइजेस्टिव एंजाइम्स का यूज किया इन्होंने? आरएनए को डाइजेस्ट करने के लिए आरएनएस का यूज किया। आरएनए को डाइजेस्ट करने के लिए आरएनएस का यूज किया। डीएनए को डाइजेस्ट करने के लिए डीएनएस का यूज किया। और प्रोटीन को डाइजेस्ट करने के लिए प्रोटीएज का यूज किया। तो आरएनए को डाइजेस्ट करने के लिए आरएनएज आया, डीएनए को डाइजेस्ट करने के लिए डीएनएज आया, प्रोटीन को डाइजेस्ट करने के लिए प्रोटीएज आया, जहां पर एज का मतलब होता है कटिंग या डिग्रेडिंग। तो आरएनए जो है, इसको डिग्रेड करने के लिए आरएनएस एंजाइम होता है, डीएनए को डिग्रेड करने के लिए डीएनएस होता है, प्रोटीन के डिग्रेडेशन के लिए प्रोटीएज होता है। तो एवरी, मैकलियोड एंड मैककार्टी ने जो हमारे पास लास्ट ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल था, इस ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल के दौरान हमारे पास क्या था कि हमने दो कंडीशन ली थी। क्या क्या ली थी? एक तो ली थी हमने हीट किल्ड एस स्ट्रेन, हीट किल्ड एस स्ट्रेन एंड आर स्ट्रेन। हीट किल्ड एस स्ट्रेन एंड आर स्ट्रेन। और हीट किल्ड एस स्ट्रेन एंड आर स्ट्रेन को किसके अंदर इंजेक्ट किया? माइस में। इंजेक्टेड इनटू माइस, जिसके कारण माइस क्या हुआ? डाइड। तो ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल क्या कहता था कि
हीट किल्ड एसिड स्ट्रेन में से कोई ऐसा सब्सटेंस है, हीट किल्ड एसिड स्ट्रेन में से कोई ऐसा सब्सटेंस है जिसको क्या बोला गया, सम सब्सटेंस, कोई ऐसा सब्सटेंस है जो किस में एंटर किया है, आर स्ट्रेन में एंटर किया है, जिसके कारण आर स्ट्रेन जो है ये क्या हो गया, वायरुलेंट हो गया, और किस में कन्वर्ट हो गया, एस स्ट्रेन में कन्वर्ट हो गया, जिसके कारण माइस क्या हो रहा था, मर रहा था, माइस वाज डाइंग। तो ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल हमें ये बताया था कि हीट किल्ड एसिड स्ट्रेन में से कोई ऐसा सब्सटेंस है जो जिसमें एंटर किया है, आर स्ट्रेन में एंटर कर उसने आर स्ट्रेन को वायरुलेंट एस स्ट्रेन में कन्वर्ट कर दिया, जिसके कारण माइस की डेथ हो गई। अब यह सम सब्सटेंस हमारे पास क्या है, डीएनए है, आरएनए है या प्रोटीन है। डीएनए, आरएनए या प्रोटीन में से क्या है ये सम सब्सटेंस, इसको प्रूव करने के लिए आया एवरी, मैक्लियोड एंड मैकार्टी। इन्होंने सबसे पहले लिया आरएनए और आरएनए को डाइजेस्ट करने के लिए लिया आरएनएस, जो क्या होता है, आरएनए डिग्रेडिंग एंजाइम। आरएनए डिग्रेडिंग enzyme, but still now transformation was continue, transformation does not stop. So it was proved that this some substance is not RNA. उसके बाद हमने लिया डीएनए के, फिर इसके बाद हमने लिया प्रोटीन, प्रोटीन को डाइजेस्ट करने के लिए हमने लिया प्रोटीएज। प्रोटीएज जो है ये क्या होता है, प्रोटीन डिग्रेडिंग या प्रोटीन डाइजेस्टिंग एंजाइम। और यह प्रोटीन डिग्रेडिंग एंजाइम जो है इसने प्रोटीन को डाइजेस्ट कर दिया, लेकिन अभी भी ट्रांसफॉर्मेशन जो है वो स्टॉप नहीं हुआ, ट्रांसफॉर्मेशन स्टिल कंटिन्यूड, ट्रांसफॉर्मेशन डू नॉट स्टॉप्ड, अभी भी ट्रांसफॉर्मेशन स्टॉप नहीं हुआ। फिर इन्होंने तीसरा लिया डीएनए को डाइजेस्ट करने वाला एंजाइम डीएनएज, जिसने डीएनए को क्या कर दिया, डाइजेस्ट कर दिया। तो ये क्या था, डीएनए डिग्रेडिंग एंजाइम, जिन्होंने किसको डाइजेस्ट किया, डीएनए को डाइजेस्ट किया। लेकिन अब की बार क्या हुआ, ट्रांसफॉर्मेशन स्टॉप्ड, ट्रांसफॉर्मेशन रुक गया, इसे बोलते हैं हाल्ट। तो ये प्रूफ हो गया कि यह सम सब्सटेंस ना आरएनए है ना प्रोटीन है, ये क्या है, डीएनए है। अब हमें पता है कि ये सम सब्सटेंस अगर डीएनए है, अगर ये जो सम सब्सटेंस है अगर ये डीएनए है, तो यह सम सब्सटेंस अगर डीएनए है तो यह सम सब्सटेंस अब इस आर स्ट्रेन में एंटर नहीं करेगा। आर स्ट्रेन में एंटर नहीं करेगा तो ये आर स्ट्रेन वायरुलेंट एस स्ट्रेन में कन्वर्ट नहीं होगी, और वायरुलेंट एस स्ट्रेन में कन्वर्ट नहीं होगी तो माइस जो है उसकी डेथ नहीं होगी। तो इससे ये प्रूफ हो जाता है कि हमारे पास जो ट्रांसफॉर्मिंग सब्सटेंस है, ये ट्रांसफॉर्मिंग सब्सटेंस और कुछ नहीं, ये हमारे पास क्या है, डीएनए है, ना ये आरएनए है ना ये प्रोटीन है। अब ये ट्रांसफॉर्मिंग सब्सटेंस डीएनए ही है, इस चीज को यूनिवर्सली प्रूव करने के लिए आए हर्शी एंड चेस। हमारे पास ट्रांसफॉर्मिंग सब्सटेंस जो है ये डीएनए ही है, इसको यूनिवर्सली प्रूव करने के लिए आए हर्शी एंड चेस, हर्शी एंड चेस एक्सपेरिमेंट।
हर्शी एंड चेज ने अपना एक्सपेरिमेंट कब दिया? 1952 के अंदर। तो हर्शी एंड चेज ने अपने एक्सपेरिमेंट के दौरान क्या प्रूव किया? यूनिवर्सली proved that DNA is a genetic material। किसको यूज करते हुए? बैक्टीरियोफेज का यूज करते हुए। यूजिंग बैक्टीरियोफेज। यूनिवर्सली प्रूव दैट डीएनए इज अ जेनेटिक मटेरियल यूजिंग बैक्टीरियोफेज। फिर इन्होंने कौन कौन से ऑर्गेनिजम्स यूज किए? तो हर्शी एंड चेज ने अपने एक्सपेरिमेंट के दौरान किस किस का यूज किया? एक तो यूज किया इकोलाई का, और दूसरा यूज किया बैक्टीरियोफेज का। इकोलाई क्या है? बैक्टीरिया है। और बैक्टीरिया पर एक्ट करने वाला वायरस क्या होता है? बैक्टीरियोफेज होता है। फिर हर्शी एंड चेज जो है, इन्होंने कौन सी टेक्निक यूज की? हर्शी एंड चेज ने अपने एक्सपेरिमेंट के दौरान टेक्निक जो यूज की वो यूज की रेडियो एक्टिविटी। रेडियो एक्टिविटी। और रेडियो एक्टिविटी के दौरान कौन से आइसोटॉप्स यूज किए? तो इन्होंने यूज किया P32 एंड S35। दोनों ही क्या है? रेडियो एक्टिव आइसोटॉप्स। बोथ ऑफ देम आर रेडियो एक्टिव आइसोटॉप्स। From them, phosphorus 32 is present in DNA, a genetic material, and S35 is present in protein. तो हर्शी एंड चेज को जो कंफ्यूजन था वो था प्रोटीन एंड डीएनए, कि प्रोटीन और डीएनए दोनों में से कौन सा जेनेटिक मटेरियल है। तो इस चीज को यूनिवर्सली प्रूव करने के लिए हर्शी एंड चेज ने अपना एक्सपेरिमेंट किया। तो हमारे पास बैक्टीरियोफेज जो है, ये क्या है? बैक्टीरियोफेज एक बैक्टीरिया है जिसका जेने एक वायरस है, सॉरी, जिसके अंदर कौन सा जेनेटिक मटेरियल होता है? डीएनए होता है। और इस डीएनए में फॉस्फोरस होता है। इसके किसके द्वारा सराउंडेड होता है? एक प्रोटीन कोट के द्वारा सराउंडेड होता है। और इसके अंदर सल्फर कंटेनिंग अमीनो एसिड्स होते हैं, इसलिए इसके प्रोटीन कोट में सल्फर होता है। और ये इसके अंदर क्या प्रेजेंट होते हैं? टेल फाइबर्स। तो बैक्टीरियोफेज जो है, ये हमारे पास क्या है? बैक्टीरियोफेज एक वायरस है जो क्या करता है? बैक्टीरिया को इन्फेक्ट करता है। बैक्टीरिया को इन्फेक्ट करने वाला वायरस बैक्टीरियोफेज होता है। बैक्टीरियोफेज क्या होता है? वायरस विच इन्फेक्ट बैक्टीरिया। और यह वायरस जो है, इसके अंदर कौन सा जेनेटिक मटेरियल होता है? नॉर्मली वायरसेस के अंदर जेनेटिक मटेरियल आरएनए होता है, लेकिन बैक्टीरियोफेज एक ऐसा वायरस है जिसके अंदर कौन सा जेनेटिक मटेरियल होता है भाई? डीएनए होता है। तो इन्होंने अपने एक्सपेरिमेंट को कैसे कंडक्ट किया? तो इन्होंने दो कंडीशन ली। सबसे पहले बैक्टीरियोफेज को इन्होंने ग्रो करवाया S35 के अंदर। बैक्टीरियो फेज was grown in S35 medium. Now it's understood that bacteriophage protein coat will become radioactive.
क्योंकि बैक्टीरियोफेज को हमने किस में ग्रो करवाया है, S35 मीडियम में। सो नाउ कैप्सिड और प्रोटीन caught of bacteriophage become radioactive। ठीक है, तो बैक्टीरियोफेज को हम लोग जब S35 मीडियम में ग्रो करवाते हैं तो इसका जो प्रोटीन कोट है वो रेडियो एक्टिव हो जाता है। तो इसके अंदर सबसे पहला स्टेप आता है इन्फेक्शन। इन्फेक्शन के दौरान जो बैक्टीरियोफेज है ये किसको इन्फेक्ट करता है, ई कोलाई को इन्फेक्ट करता है। और ई कोलाई को जब इन्फेक्ट करता है तो इसके अंदर बैक्टीरियोफेज का क्या चला जाता है, जेनेटिक मटेरियल डीएनए चला जाता है। फिर इसके बाद सेकंड स्टेप आता है ब्लेंडिंग। ब्लेंडिंग के द्वारा दोनों को, ई कोलाई एंड बैक्टीरियोफेज दोनों को सेपरेट किया जाता है। एंड तीसरा स्टेप आता है हमारे पास सेंट्रीफ्यूगेशन। और सेंट्रीफ्यूगेशन जब करते हैं तो हमारे पास टेस्ट ट्यूब जो है इसमें लोअर नीचे की तरफ जो प्रेजेंट होता है वो हमारे पास होगा जो है वो हैवी चीज। और हैवी चीज यहां पर क्या है, बैक्टीरिया है, ई कोलाई है। और ऊपर की तरफ जो प्रेजेंट होता है उसे हम बोलते हैं सुपर नेटेंट, जो हमारे पास क्या है, वायरस है। और लोअर रीजन में हमारे पास क्या है, हैवी बैक्टीरिया, जिसे हमने क्या बोला, बैक्टीरियोफेज, सॉरी ई कोलाई। एंड अपर सुपरनेटेंट के अंदर हमारे पास क्या है, बैक्टीरियोफेज। अब रेडियो एक्टिविटी सुपरनेटेंट में होगी कि पैलेट वाले रीजन में होंगी, तो ऑब्वियसली बैक्टीरियोफेज में है तो इस दौरान जो रेडियो एक्टिविटी है वो सुपरनेटेंट में देखी गई, आउटसाइड द बैक्टीरियल सेल देखी गई। बैक्टीरियल सेल के अंदर रेडियो एक्टिविटी नहीं देखी गई क्योंकि वायरस जो बैक्टीरियोफेज है उसने ई कोलाई के अंदर क्या ट्रांसफर किया था, जेनेटिक मटेरियल डीएनए, जिसके अंदर रेडियो एक्टिविटी नहीं थी। नाउ दिस एक्सपेरिमेंट वाज कंडक्टेड सेकंड टाइम, and when this experiment was conducted second time, now bacteriophage was grown in P32 medium. Bacteriophage was grown in P32 medium. Now रेडियो एक्टिविटी किस में होंगी, जेनेटिक मटेरियल में। तो अब सबसे पहला स्टेप जब हम इन्फेक्शन करवाते हैं तो इन्फेक्शन के दौरान क्या होता है, बैक्टीरियोफेज जब ई कोलाई को इन्फेक्ट करता है तो क्या ट्रांसफर करता है, डीएनए ट्रांसफर करता है। इसके बाद जब सेकंड स्टेप आता है ब्लेंडिंग करवाते हैं, और ब्लेंडिंग के बाद इसके बाद सेकंड स्टेप में जब हम ब्लेंडिंग करवाते हैं तो ब्लेंडिंग के दौरान बैक्टीरियोफेज एंड ई कोलाई बोथ ऑफ देम आर सेपरेटेड एंड ई कोलाई कंटेन्स द रेडियो एक्टिविटी। थर्ड स्टेप आता है सेंट्रीफ्यूगेशन।
सेंट्रीफ्यूगेशन के दौरान क्या होता है, इस बार सेंट्रीफ्यूगेशन के बाद जो रेडियो एक्टिविटी है वो किस में देखी गई, पेलेट में देखी गई। किस में रेडियो एक्टिविटी नहीं थी, सुपरनेटेंट में नहीं थी। तो इससे ये प्रूव हो गया कि हमारे पास बैक्टीरियोफेज ने ई कोलाई में क्या ट्रांसफर किया है, डीएनए ट्रांसफर किया है। आफ्टर दिस एक्सपेरिमेंट, after this experiment, it was proved that radioactivity is radioactivity of P32 is present within the bacterial cell E. coli in pellet and radioactivity of S35 is present within radioactivity of S35 is present outside the bacterial cell in supernatant. So it was universally proved that DNA is a genetic material. तो हमारे पास शुरू से हमने इसमें क्या शुरू किया था कि सबसे पहले जो हर्शी एंड चेज का एक्सपेरिमेंट था, इस हर्शी एंड चेज के एक्सपेरिमेंट में जो ट्रांसफॉर्मिंग सब्सटेंस हमने यूज किया था, सम सब्सटेंस, वो क्या था, इसको प्रूव करने के लिए, इसके बायोकेमिकल नेचर को प्रूव करने के लिए हमारे पास आए एवरी, मैक्लियोड एंड मैककार्टी। कब आई, 1933 से 1944 के बीच। और इन्होंने क्या प्रूव किया कि जेनेटिक मटेरियल है उसका बायोकेमिकल नेचर क्या है, वो डीएनए है, वो आरएनए है कि प्रोटीन है। तो इसको प्रूव करने के लिए जनाब ने किसका यूज किया, डाइजेस्टिव एंजाइम्स का यूज किया। डीएनए के लिए डीएनएस, प्रोटीन के लिए प्रोटीएज एंड आरएनए के लिए आरएनएस। और इसके बाद जब हमारे पास जो इस एक्सपेरिमेंट को किया गया, तो आरएनए को डाइजेस्ट करने के लिए जब आरएनएस लिया तो ट्रांसफॉर्मेशन अभी भी चल रहा था, कंटिन्यू था, स्टॉप नहीं हुआ। फिर जब प्रोटीएज लिया तो ट्रांसफॉर्मेशन स्टिल नॉट स्टॉप्ड एंड देन व्हेन वी टेकन अप डीएनए, तो अब क्या हुआ, ट्रांसफॉर्मेशन रुक गया। तो ये प्रूव हो गया कि ये सम सब्सटेंस जो है ये डीएनए है, जो इस हीट किल्ड एस स्ट्रेन से इस आर स्ट्रेन में आया और इस आर स्ट्रेन में आकर इसने प्रोटीन बनाई। जो प्रोटीन कोड कैसा था, वायरुलेंट था, जिसने इसको किस में कन्वर्ट कर दिया, एस स्ट्रेन में कन्वर्ट कर दिया, और जिसके कारण माइस क्या हो गया, माइस की डेथ हो गई। तो यहाँ पर ये प्रूव हो गया कि जो जेनेटिक मटेरियल है वो डीएनए है। तो इस चीज को यूनिवर्सली प्रूव करने के लिए हमारे पास नेक्स्ट एक्सपेरिमेंट कंडक्ट किया गया हर्शी एंड चेज के द्वारा। और हर्शी एंड चेज ने अपना एक्सपेरिमेंट किया 1952 के अंदर, क्या प्रूव करने के लिए कि डीएनए ही जेनेटिक मटेरियल है। इसको यूनिवर्सली प्रूव करने के लिए हर्शी एंड चेज का एक्सपेरिमेंट आया। तो इन्होंने अपने एक्सपेरिमेंट के दौरान कौन से ऑर्गेनिजम्स यूज किए, पॉइंट्स है जो हमें याद रखने हैं। क्या प्रूव किया, यूनिवर्सली प्रूव दैट डीएनए इज अ जेनेटिक मटेरियल। कौन सा ऑर्गेनिज्म यूज किया, ई कोलाई एंड बैक्टीरियोफेज। ई कोलाई बैक्टीरिया है एंड बैक्टीरियोफेज वह वायरस है जो बैक्टीरिया को इन्फेक्ट करता है और उसका जेनेटिक मटेरियल डीएनए है। कौन सी टेक्निक यूज की, रेडियो एक्टिविटी यूज की। कौन से आइसोटॉप्स यूज किए, P32 एंड S35 आइसोटॉप्स यूज किए। ये बैक्टीरियोफेज जो है ये इसका प्रोटीन कोट है जिसके अंदर सल्फर कंटेनिंग अमीनो एसिड्स होने के कारण ये है इसके अंदर रेडियो एक्टिविटी सल्फर की देखी जाएगी। और इसका जो जेनेटिक मटेरियल है इसमें फॉस्फोरिक एसिड से फॉस्फेट आता है, तो इसके अंदर फॉस्फोरस होता है। नेक्स्ट आता है हमने इस एक्सपेरिमेंट को कैसे कंडक्ट किया। तो हमारे पास जो एक्सपेरिमेंट था, इस एक्सपेरिमेंट 3 स्टेप्स में कंडक्ट किया गया। पहला स्टेप था इन्फेक्शन, दूसरा ब्लेंडिंग एंड तीसरा सेंट्रीफ्यूगेशन।
Infection, blending, and centrifugation. First of all, bacteriophage was grown in which medium? S35 medium. कौन से मीडियम में ग्रो किया हमने? S35 मीडियम में ग्रो किया। और इस टाइम जो रेडियो एक्टिविटी है वो किसके अंदर है? कैप्सिड के अंदर या प्रोटीन के कोट के अंदर। बैक्टीरियोफेज का प्रोटीन कोट क्या है? रेडियो एक्टिव है। सबसे पहले जब इन्फेक्शन करवाया, बैक्टीरियोफेज ने जब इकोलाई को इन्फेक्ट किया तो क्या ट्रांसफर किया? जेनेटिक मटेरियल ट्रांसफर किया। ब्लेंडिंग के द्वारा दोनों को सेपरेट किया गया, दोनों का अनावरण किया गया, दोनों के आवरण को हटा दिया गया इस बैक्टीरियोफेज। और सेंट्रीफ्यूगेशन के बाद देखा गया कि जो रेडियो एक्टिविटी है वो सुपरनेटेंट में है, बैक्टीरिया के अंदर नहीं है। मतलब बैक्टीरियल सेल के बाहर की तरफ है, बैक्टीरियल सेल के अंदर नहीं है। दैट मीन्स प्रोटीन जो है वो है तो बैक्टीरिया के अंदर एंटर नहीं किया। फिर इसी एक्सपेरिमेंट को जब दोबारा कंडक्ट किया गया तो बैक्टीरियोफेज को हमने ग्रो किया P32 मीडियम के अंदर। अब की बार जो रेडियो एक्टिविटी है वो जेनेटिक मटेरियल में है। इन्फेक्शन जब करवाया गया तो बैक्टीरियोफेज जब इकोलाई को इन्फेक्ट करता है तो क्या ट्रांसफर करता है? डीएनए ट्रांसफर करता है। ब्लेंडिंग होती है एंड सेंट्रीफ्यूगेशन होता है। सेंट्रीफ्यूगेशन के बाद देखा गया है कि रेडियो एक्टिविटी इस बार बैक्टीरियल सेल के बाहर ना होकर बैक्टीरियल सेल के अंदर है। और इस एक्सपेरिमेंट के बाद ये प्रूव हो गया कि जो रेडियो एक्टिविटी है P32 के ये जो रेडियो एक्टिविटी है वो बैक्टीरियल सेल के अंदर है और जो S35 की जो रेडियो एक्टिविटी है वो बैक्टीरियल सेल के बाहर की तरफ है। दैट मीन्स बैक्टीरियोफेज से इकोलाई के अंदर जो चीज एंटर की वो डीएनए था। और इस चीज को यूनिवर्सली प्रूव कर दिया गया कि डीएनए ही जेनेटिक मटेरियल है। और इसको प्रूव किसने किया? हर्शी एंड चेस। थैंक यू।